जी शिवानंद भाई। जी प्रवीण जी। जी जी। हाँ देखिए, तो मेधा जी के लिए दो तीन सवाल लीजिए बिफोर सी कैन लीव। गौतम भाई है कि हाँ नहीं है? जी। मेधा जी। देवेंद्र अग्रवाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, देवेंद्र अग्रवाल जी। थैंक यू सर। मेघा ताई से बात करने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी किस्मत है। और नमस्कार। मैं तो अभी जो है इस बात पर मैं ज्यादा जोर देना चाहूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा प्रॉब्लम पर कम और इस पर ज्यादा वो रहेगी मेरी बात, इसमें शायद मेघा ताई मुझे मार्गदर्शन देंगी। क्योंकि हर कोई जानता है कि भूजल का स्तर का जो है प्रॉब्लम, वो सिर्फ अब शहरों तक सीमित नहीं रह गया है, गाँव में भी पहुंच गया है। और भूजल जो है इतना ज्यादा बढ़ने लग गया है कि बोर के पानी के खनन के कारण आज 400 फीट, 800 फीट, 1200 फीट, 1500 फीट चला गया है। और जो सीवरेज वाटर है, जो सीवरेज वाटर निकल रही है विदाउट ट्रीटमेंट, जो है अब वो सिर्फ नदियों को गंदा नहीं कर रही है, हमारे जमीन के भूजल को, स्तर को भी वो सीवरेज वाटर जो है बहुत ज्यादा खराब कर रही है। इसका कोई उपाय नहीं है। इंडस्ट्रियल वाटर तो जो नदियों में मिलता है आज भी मिल रहा है, खुले धड़ल्ले से मिल रहा है। सीवरेज वाटर भी धड़ल्ले से मिल रहा है। और पानी जो है हर तरीके से प्रदूषित होती है। जबकि हमारा शुद्ध जल जब ऊपर से नदियों से आता है वो समुद्र में जाके मिलता है। इस बीच में ही अगर हम उस पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाए तो हमारे भूजल के स्तर को हम बचा सकते हैं। हम जबकि अगर उसको सही तरीके से यूटिलाइज, जैसे कि अटल जी ने 2000 में प्लान किया था कि सभी नदियों के नेटवर्क को, नहरों के नेटवर्क को जोड़ा जाए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, जो चैलेंजेस थी, जो भूमि का जो अधिग्रहण करना था, उसके लिए वो बहुत खर्चीला और बहुत तकलीफदायक था। जो हमारे भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो इतनी ज्यादा जटिल थी कि कई हिस्से बाढ़ में आने की चपेट में संभावनाएं देवेंद्र उसमें भाई बढ़ शॉर्ट रही थी। कीजिए, दो तीन तो सवाल और लेने हैं। सर, मेरी बात अगर स- कहने का मौका सवाल मिलेगा सर। पूछना है। सवाल पूछना है। सवाल आप ले लीजिए दूसरे का, फिर आप। देख, उसी में सवाल आ रहा है तो मैं जी जवाब दे दूं देवेंद्र भाई। जी जी। हाँ। नहीं, आपने बहुत महत्व का मुद्दा है जिस पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। एक तो भूजल का मुद्दा है और एक प्रदूषण का मुद्दा है। आज ये हमारे भी बहुत गंभीर मुद्दे माने जाते हैं। भूजल क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि जंगल खत्म हो रहा है। जो डायरेक्टली ड्रेनिंग कैचमेंट्स हैं एक एक नदी के, जहां से सीधे पानी बहता रहता है, वहां अगर जंगल नहीं है तो 3 महीने या आजकल तो बहुत कम दिनों में पूरे साल की वर्षा आती है, तो उतना जो पानी बहता है, बरसता है, उस पानी को नीचे धरातल में ले जाकर फिर उसको नदी में बहते रखना साल भर, जिससे कि पेरेनियल रिवर्स ब्रह्मपुत्र हो या नर्मदा हो, साल भर बहती रहती है, उसमें बहना बंद हो जाता है। तो भूजल उसके कारण भी, अवैध रेत खनन हर नदी में चल रहा है, जिससे सब सरफेस वाटर का जो जल चक्र है वो कैसे खत्म होता है ये समझने के लिए केवल एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला पड़ जाइए। 27 फरवरी 2012 का फैसला, और उसके आधार पर 2013 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित न्यायाधिकरण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश दिए हैं, केवल फैसला नहीं दिया है। ये आदेश सही तो जनादेश मान लेना चाहिए, क्योंकि उससे भी नदियों को खत्म हुआ। स्वामी निगमानंद ने यमुना को बचाने के लिए रेत खनन से उपवास में ही अपनी जान गंवाई। हम लोग जनता को इसके बारे में जागरूक नहीं करेंगे तो रेत खनन से कुछ दलित गरीबों को, युवाओं को मजदूरी मिलती है, वो उसमें जुड़ जाते हैं, फिर गांव का विभाजन होता है। इस प्रकार से किसान अपनी जमीन बेचना रेत खनन के लिए ये ज्यादा कमाई का साधन मानते हैं। ये सब जो गलत हो रहा है उसके प्रति जागृति पैदा करना जरूरी है। दूसरा, सीवरेज की बात आपने की, वो बिल्कुल महत्व की है। हर नदी के किनारे के 5 किलोमीटर के दायरे के भी जो जो शहर है, जैसे नर्मदा का ले ले, जबलपुर से लेकर हमारे बड़वानी जैसे शहर तक, हर शहर से मिलियंस ऑफ लीटर्स, कई दशलक्ष लीटर गंदा पानी रोज नर्मदा में बह रहा है। हर बार मैं इसकी टेस्ट करवा लेती हूँ तो इसमें आ रहा है कि नर्मदा का पानी पीने लायक नहीं है। हजारों परिक्रमावासी गुजरते हैं, वो जानते नहीं है। टेस्ट रिपोर्ट अपनी अपनी नदी के किनारे के लोगों ने नदी के पानी को लेकर, एक एक उपनदी के पानी को लेकर भी करवा लेना और उस पर लोगों की जागृति करना जरूरी है। शासनकर्ताओं को एसटीपीज, वो भी पर्याप्त क्षमता के, हर शहर में तत्काल बनवाना जरूरी है। हमारा अनुभव बताती हूँ, बड़वानी में एक एसटीपी प्लान हुआ, 105 करोड़ का टेंडर पारित किया। किसको दिया टेंडर? इजराइल की कंपनी को, नगर पालिका को नहीं दिया। ये जो पार्टियों के बीच के विवाद संवाद बंद करते हैं और गलत निर्णय पर जाते हैं, उससे फिर वो बना ही नहीं प्लांट आज तक।
फिर टेंडर बदला, 200 करोड़ का हो गया, आज भी वो प्लांट पूरा नहीं हुआ है, तो रोज ये गंदगी बहना चालू। तो ये एसटीपी का आग्रह भी होना चाहिए। पर गांव से भी नाले बह रहे हैं, गांव से भी अजैविक खेती के खाद खाद सब बह रहा है, तो इसको भी, इससे भी खत्म करना है। तो हमको खेती भी जैविक करने के सिवाय रास्ता नहीं है। तो किसान केवल पानी की बात करे और अपना जीवन प्रणाली या खेती प्रणाली बदलकर जो नुकसान हो रहा है उसको नहीं समझे, ये हम नहीं मानेंगे। तो ये सभी का अध्ययन, सभी का प्रबोधन और उस पर आंदोलन जो अहिंसक होगा, ये भी बहुत जरूरी है। और भूजल को पुनर्निर्धारण करने के लिए भूजल धारण की प्रक्रिया बिल्कुल चलानी चाहिए। जैसे स्वाध्याय परिवार ने सौराष्ट्र में 3 लाख कुएं के बीच ऐसा किया था कार्य, और उससे बहुत स्थिति सुधरी थी। आज कच्छ के नाम पर बड़ा सरदार सरोवर बन गया, 90,000 करोड़ रुपया उसकी लागत दिखा रहे हैं, लेकिन कच्छ में पानी कितना पहुंचा? नहीं के बराबर किसानों को सिंचाई मिल रही है, नहीं के बराबर ग्राम पंचायतों को पेयजल मिल रहा है। कोका कोला फैक्ट्री और 450 फैक्ट्रियों ने लिया। तो हम लोगों को सही तकनीक, सही इकाई, सही नियोजन की प्रक्रिया, इससे भूपृष्ठ जल और भूजल दोनों को बचाना चाहिए। शुद्धता के लिए अविरल बहने दो और निर्मल रहने दो, ये दोनों हमारी ख्वाहिश और संकल्प होने चाहिए। मैम, इसमें जो है मेरा जो कहना था कि मैं एक्चुअली खुद जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में और जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बिजनेस में मैं खुद जॉब करता हूँ, मेरा उसमें मैं खुद उसमें जॉब में हूँ। तो इसमें हम लोगों ने कई बार जो है जर्मी, जो गुजरात एनर्जी में उसमें डिवीजन है, जो नाइज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है, उसमें हम लोगों ने कई बार इस बात की प्रेजेंटेशन भी दी कि जो वाटर की यूटिलाइजेशन है जो यूजेस के लिए, हमने वहां पे पहले ही बोला कि हम नदी और नहरों को नहीं जोड़ सकते, लेकिन उसको वाटर पाइपलाइन के जरिए से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से बढ़ाया जा सकता है और उसको कंटिन्यूअस सोर्सेस की जगह से उस वाटर लाइन को लंबे इस जगह तक ले जाकर हम जमीन के भूजल स्तर को रोक सकते हैं। लेकिन सरकार उस योजना पर बहुत ज्यादा खुश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम, पॉलिटिकल इशू, कि इतना बढ़िया प्लान होने के बाद उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। हर कोई जानता है कि हमारे पास जो एनर्जी जो सोर्सेस है, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर की जो सोर्सेस है, वो 3 हिस्सों में बटी रहती है, लो, हाई और पीक। रात को हमारा सबसे कम उपयोग रहता है, दिन में मीडियम रहता है, और शाम के समय जो रहता है 6 से 11 का, वो हाई पीक लोड रहता है। और हमारे जितने भी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जाता है कि सोलर एनर्जी हमारे पास जो है वो सिर्फ डे यूटिलाइजेशन के लिए, और उसको नाइट यूटिलाइजेशन के लिए हमें पावर बैकअप की नीड होती है। तो वो हमारी सबसे बड़ी जटिलता जाती है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक डिजाइन बताया था वहां पे कि बांगो जो बांध है, जो बांध के जरिए जो हम जल स्रोत के पानी इकट्ठे करते हैं, उसको हम रिवर्स वाटर में डे टाइम पर उसको वापस चढ़ाएं और शाम के समय जब हाई पीक रहता है उसको यूटिलाइज करें। लेकिन एक प्रोजेक्ट हुआ, आज तक सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट हुआ है, वो गुजरात में हुआ है, और वो सक्सेस प्रोजेक्ट होने के बाद भी कभी भी उस प्रोजेक्ट को आगे मूव नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे प्लान यूज करने में सरकार को क्या तकलीफ है। तो आप इस पर थोड़ा विचार करें और अपने अनुभव साझा करें। बाकी एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्सेस में ले जाना, ये तो बहुत जरूरी है, इसके बारे में कोई शंका नहीं है। पर सबसे बड़ा मुद्दा है एनर्जी इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का, जो इंडस्ट्रीज में भी है, जीवन प्रणाली में भी है। तो ऐसी स्थिति में क्लाइमेट चेंज का एक विशियस साइकिल चल रहा है। गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, तो एनर्जी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। पर धनिक लोग गाड़ी में बैठकर एयर कंडीशन चला सकते हैं, गरीब लोगों को तो दोपहर को घर बनाने के कार्य से भी 12 बजे से 4 बजे तक छुट्टी दे दो, उनको आराम करने दो, ये भी मालिक नहीं मानता है, ठेकेदार नहीं मानता है। तो आज हम लोगों को एनर्जी के विषय पर तो बहुत लंबी चर्चा करनी पड़ेगी। और सोलार में भी, सोलार पावर के भी सोर्सेस क्या होंगे? बड़े बड़े पैराबोलाज हो सकते हैं, पर एक एक एकड़ या कुछ एकड़ जमीन पर सोलार का पैनल लेकर खेती की जमीन ऐसी गैर खेती के लिए ट्रांसफर करना, ये हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि अन्न सुरक्षा के लिए खेती भी बचानी चाहिए, और सोलार ही नहीं, विंड पावर भी और ह्यूमन एनर्जी भी इस्तेमाल होनी चाहिए, तो रोजगार भी बढ़ेगा। नहीं तो हम सब लोग अगर एनर्जी इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से ही अपनी सभी जरूरतें पूरी करेंगे तो रोजगार खत्म ही होगा, जो हो ही रहा है। तो हम सब लोगों को इस पर बहुत ध्यान देकर सोचना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि ग्राम सभा अगर आधार बनती है निर्णय का, तो ग्राम सभा के लोग इस पर बहुत सोच सकते हैं कि हम जो अनाज उगाते हैं वो हमको फिर बाहर बेचना और बाहर से फिर खरीदना, हमारे टेलर्स बाहर जाना शहर के और वहां
टेलरिंग करके हमारे कपड़े सिलाना। ये सब क्यों विशियस साइकिल होता है? ग्राम सभा का नियोजन महात्मा गांधी जी को, कुमार अप्पा जी को, सबको याद करना जरूरी है कि वो पब्लिक ट्रस्ट के रूप में सभी नागरिक अपने खुद को ट्रस्टीज यानी विश्वस्त समझकर अगर करेंगे तो स्थानीय स्वावलंबन का, ग्राम स्वराज्य का एक प्रकार से नियोजन होगा। और जब हम लोग लोकल 3 टायर पंचायत राज्य को भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, तो कहाँ सेल्फ गवर्नमेंट रही है? तो हम लोग उस दिशा में जाना चाहिए। इतना ही कहकर मैं रजा लेती हूँ प्रवीण भाई अगर एक संभव है मिनट तो। खाली, आपका टाइम नहीं हाँ, लूंगा। ये हमारा हम लोग समारोह चंडीगढ़ चल में, रहा है। चंडीगढ़ हाँ, में फिजिकल हाँ, प्रोग्राम करें तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ मैं टाइम पूछ लूंगा, तो कब का करना है, सबकी सहमति हो, फिजिकल चंडीगढ़ सब में जगह एक चंडीगढ़। बहुत जरूरी है भाई, पंजाब क्योंकि की हिमाचल सतलज नदी को और मैं देख उत्तराखंड के को आई मैं, हूँ। हिमाचल उत्तराखंड को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल जरूरी है। तो हाँ, चंडीगढ़ पंजाब में ना? तो चंडीगढ़, वो तो पंजाब हरियाणा एक ही है, हाँ हाँ कैपिटल है हाँ, दोनों की। वहाँ होना जरूरी है। आज हमारे तो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग जो जल जंगल जमीन पर ज्यादा बात नहीं करते थे, आज पंजाब हरियाणा सब जल की बात सोच रहे हैं। क्योंकि हम्म, टेक्नोलॉजी जो है खेती की, वो भी भूजल खत्म कर रही है। वो बात भी हम्म, पहले इन्होंने सही रखी थी, क्योंकि वाटर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, एनर्जी इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। तो हरियाणा का एक ग्रीन मैनिफेस्टो हमारे कुछ साथी जुड़े हैं, नीलम अहलूवालिया जैसे, उन्होंने बनाया है। पर राजनीतिक दल इन मुद्दों को महत्व नहीं देते हैं। महिलाओं को कितना पैसा देंगे, बेरोजगारों को कितना पैसा देंगे, किसानों के अकाउंट में कितना पैसा डालें, यही करते हैं। हमको नारा देना पड़ता है, हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। पर हक भी हम्म, कैसे पूर्ति होगी जबकि प्रकृति निर्भर समुदायों का आधार प्राकृतिक संसाधन है। वो संसाधनों की भरपाई पैसे से कभी नहीं होती है। वो पैसा शराब के दुकान पे जाएगा या शादी में बर्बादी होगी। पर अन्यथा हम लोग चाहते हैं कि इन संसाधनों को आधार बनाने कर जीने वाले, पीढ़ियों से उस संसाधनों को बचाने वाले जो है, उनकी दखल ली जाए। बड़े बड़े करोड़ों रुपए खर्च करके सम्मेलन होते हैं, उसमें होता है कि हम कैसे पृथ्वी को बचाएंगे, हम भारत को बचाएंगे। पर 1500 वैज्ञानिक कह रहे हैं कि मानव जाति खत्म होगी कुछ दशकों में। इसका कौन दखल लेगा, ये सवाल है। तो हम सभी जगह सम्मेलन करें, इसके हम विरोध में नहीं है। जहां हम पहुंच सकते हैं हम पहुंचेंगे। हमारे बहुत हम्म, सारे साथी हैं, मैं भी वहां पटियाला में जाकर, लुधियाना में जाकर सतलज की हालत देख चुकी हूँ। तो पंजाब में भी प्रकृति बचाने की बात करना, हरियाणा में भी करना जरूरी है। वहाँ तो चुनाव आ हो जाने जाएंगे, दो, पंजाब चुनाव हरियाणा के वाले बाद सब आ हम चुनाव जाएंगे। की मानते हैं तो जरूर। ये उत्तराखंड ठंड में के भी अंदर कभी में भी रखें, चंडीगढ़ करीब 3-4 महीने का टाइम लगता हूँ, जरूर जरूर तैयारी करना है, सब करना टाइम लगेगा। जरूर जरूर जरूर। या या शिवानंद धन्यवाद भाई, या अपने जी, साथ बहुत बहुत राहुल चौधरी हाँ है जी। हाँ जी। और महेश पंड्या है, मगर अभी हम बातचीत नहीं कर रहे हैं टाइम बचाने के लिए। ये जस्ट दोनों हेलो बहुत राहुल भाई, महत्व के हैं भाई। राहुल दोनों चौधरी जी ने एनजीटी है ना में इधर, बहुत राहुल चौधरी हासिल इधर ही, किया है। वो तो और नियमगिरी महेश जीते हैं पंड्या वो। जी ने, और महेश पंड्या जी भी बहुत हिम्मत से गुजरात में बात रखते आए हैं। दोनों है इधर, अ, दोनों है। राहुल भाई बात कीजिए, दोनों को दोनों को सलाम करते हैं। हाँ अनम्यूट नमस्कार या मेरे। राहुल जी नमस्कार है। राहुल। हाँ नहीं आप यहाँ पे, क्योंकि ये जो बात हो रही है संघर्ष कैसे करें, उसमें एक ये भी है कि आपने जिस तरह से कोर्ट का भी इस्तेमाल किया बहुत सारे संघर्ष में, तो वो भी कभी आप शेयर करें इन लोगों से कि किस तरह से अलग अलग फोरम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी छोटे छोटे संघर्ष हैं उसको आगे ले जाने के लिए, चाहे वो वायनाड, उत्तराखंड या हिमाचल, हर जगह पे जहाँ पे भी सरकार के जिस तरह से बात चल रही है, जो किसी भी तरह के पर्यावरण के प्रभाव को नजरअंदाज करके आगे काम करते हैं, तो वो उसमें जो आपके एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आएंगे लोगों हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ का भी है कि कानूनी और मैदानी दोनों लड़त चलनी पड़ती है, केवल मैदान में उतर के नहीं चलता है। और कानूनी लड़त में अभी मैं श्रमिकों के संघर्ष कानूनी चलाती हूँ, तो एक एक न्यायपालिका का अनुभव होता है। हम लोग पूरे सच्चाई जब पेश करते हैं तब हम जीतते हैं, लेकिन उसमें इतना समय जाता है कि तब तक जो लोग भुगतते हैं उनके बारे में संवेदना कहाँ है।
कोसी के तटबंधों के बीच आज 10 लाख लोग पड़े हैं, और आज रात भर जागते हुए सभी ने वहां का जायजा लेना चालू रखा है। पर वहां यहाँ बैठे हुए महिलाओं के कुछ परिवार भी आज पानी में है और उनको बचाने वाला कोई नहीं है। आज अभी आपदा प्रबंधन क्या कर रहा है, जल संसाधन मंत्रालय क्या कर रहा है, इनको 6 बजे सब पत्र भेजकर हम लोगों ने चुनौती दी है, चेतावनी दी है, पर कितनी गंभीर स्थिति है। और ये सब करने के लिए आपदा प्रबंधन नहीं, आपदा प्रतिबंधन की जरूरत है। तो इसके लिए कुछ नए कानून भी लाने के लिए आप जैसे कानूनविदों की भी सहभागिता की बहुत जरूरी है, और सत्याग्रही संघर्षों की भी जरूरी है। यही मैं मानती हूँ। इनको भी बुलाएंगे चंडीगढ़ में। नौर जी हंस रहे हैं। जरूर आएंगे। तो शिवानंद भाई, मेधा जी को थैंक्स दीजिए, निकलना है उनको। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेधा जी ने अपना महत्वपूर्ण मीटिंग से समय निकाला।